अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बालकों, आज जो है हम लोग इस सेगमेंट में इकोनॉमिक्स का बोलेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र जिसको कहते हो आप लोग, हिंदी में आप इसको अर्थशास्त्र कहेंगे। तो इसका एक चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, संसाधन के रूप में लोग, पीपुल एज अ रिसोर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो आपके काम की है, जो आपके काम में आ सकती है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मानव पूंजी से। जैसे इसमें दिया है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन प्राकृतिक संसाधन भी होता है, ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, बारिश का मामला है, ठीक है, पानी है, सारी चीज़ें संसाधन हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो संसाधन के रूप में लोगों की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों को मानव पूंजी कहते हैं। अब मानव पूंजी होता क्या है? अगर आप जो है किसी इंसान को शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा की व्यवस्था दे दें, तो वो इंसान जो बन के निकलेगा वो जाहिर सी बात है एक मानव पूंजी होगा। वरना याद रखिएगा कि इंसान रिसोर्स भी बन सकता है, पूंजी भी बन सकता है, और इंसान ही पैरासाइट भी बन सकता है। इंसान ही जो है वो समाज के लिए बोझ भी बन सकता है। पैरासाइट से मुराद यहाँ पर बोझ के है। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, एक लड़का है, आपने उसको शिक्षा नहीं दिया, किसी फील्ड में प्रशिक्षण नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी, वो किसी मतलब कोई उसके पास टेक्निकल हैंड नहीं है, फिर वो बीमार भी रहता हो, तो ऐसा बच्चा जब वो बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो समाज के लिए कोई रिसोर्स नहीं हो सकता है। रिसोर्स के मायने ये होता है कि जिसके बुनियाद पर आप जो है आसानी पाते हो, जिससे आप और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, चीज़ों में आसानी लाने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में जिस चीज़ से मदद ली जाती है उसको रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब वो संसाधन क्या रह जाएगा? वो मानव पूंजी कहाँ, वो पूंजी कहाँ है? पूंजी इसलिए नहीं है कि वो तो खुद बीमार रहता है बेचारा। अब जब वो खुद बीमार रह रहा है, जब वो खुद कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो जो है उसके कोई ट्रेनिंग नहीं उसको मिली है, उसका सेहत सही नहीं रहता है, तो वो इंसान समाज के ऊपर बोझ बन सकता है, समाज के लिए पूंजी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि मानव पूंजी जो हम लोग कह रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन बनता कैसे है? तो वो बनता है एजुकेशन से, वो बनता है ट्रेनिंग से, वो बनता है जब उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जब स्वास्थ्य के सुविधाएं दी जाती हैं, तो वही इंसान जब ये चीज़ें आपस में मिल के खड़ी होती हैं तो वो बनता है फिर मानव पूंजी। तो अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि अगर पूछ दिया जाएगा इसमें से कि इनमें से कौन सा घटक मानव पूंजी के निर्माण में सहायक नहीं होता है, तो दे दिया शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, ठीक है, और खेलकूद। एक बात मैं कह रहा हूँ, तो अब यहाँ खेलकूद का मामला होगा, वो उसका हिस्सा नहीं है। या आपको दे दिया जो है सैर सपाटा, घूमना फिरना, ये उसका हिस्सा नहीं है। मानव पूंजी के बनने का हिस्सा जो है वो शिक्षा है, वो प्रशिक्षण है, और या वो हेल्थ फैसिलिटी या चिकित्सा सुविधाएं हैं। इंग्लिश में आप कहो तो उसको आप एजुकेशन कह सकते हो, आप उसको ट्रेनिंग, चूँकि आप लोग हिंदी का मामला है तो इसलिए हिंदी में ये लफ्ज़ तो टफ है, लेकिन अब क्या किया जाए, इसी मुताबिक करना पड़ेगा। एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये जब मिलती हैं आपको तो आप जो है मानव पूंजी इंसान बनता है। ये पहली बात। दूसरी चीज़ हमने जो यहाँ पर लिखी है वो लिखी है, अच्छा, मानव पूंजी से रिलेटेड अब शिक्षा की बात अगर आएगी तो आप जानते हो सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था, इसके तहत एक टारगेट ये था कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को, जो तकरीबन 8th क्लास तक का मामला होगा, यहाँ तक के बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, यानी हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होगा। अब जब इसको अनिवार्य करने की बात की गई तो जाहिर सी बात है यहाँ परेशानी ये आई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनके माँ बाप के पास इतना भी नहीं है कि वो उनको एक वक्त का रोटी दे सकें या 2 वक्त की रोटी दे सकें, तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर छोटा मोटा काम वो बच्चे या अपने माँ बाप के छोटे मोटे काम में अपने माँ बाप को जो है सहयोग देते हैं। तो ऐसे हालत में उन बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल था और या स्कूल में टिकना मुश्किल था। तो सरकार ने एक ये सोचा कि मिड डे मील का एक प्रोग्राम चालू किया जाए, जिसको दोपहर का भोजन कहते हैं। तो मिड डे मील से फ़ायदा क्या हुआ? मिड डे मील से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो मिड डे मील है, इसके ज़रिए लोगों को जो बच्चे जा रहे थे पढ़ने के लिए, उनको दोपहर का भोजन का इंतज़ाम किया गया, ताकि दोपहर के भोजन का जो बोझ माँ बाप के ऊपर आ सकता हो वो माँ बाप के ऊपर ना आए, ताकि माँ बाप जो है अपने बच्चों को छोड़ सके इस बात के लिए कि उनके बच्चे जाके पढ़ें। फिर वो शाम में आएंगे तो अपने छोटे मोटे काम में जो भी उनका अपना है उसमें वो सहयोग देंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का मकसद ये था कि हर बच्चे को कम से कम पढ़ना लिखना सिखाया जाए। यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, जो लिटरेट कहते हैं जिसको हम लोग, लिटरेट में और एजुकेटेड में फ़र्क होता है। साक्षरता एक चीज़ है, साक्षरता के मायने कि आप अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हो तो आप साक्षर हो। लेकिन एजुकेटेड जो होता है, शिक्षित जो होता है, वो एक अलग चीज़ होता है। वो आप एक पीरियड के बाद, जाहिर सी बात, आप जब ग्रेजुएशन करते हो या इस तरह के कोर्सेज करते हो तो जाके आप शिक्षित वाले कैटेगरी में आते हो, जहाँ आपको शिक्षा के बारे में, चीज़ों के बारे में बेहतर समझ सकते हो आप। बहरकैफ यहाँ पर हम लोग जो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, ये साक्षरता को बढ़ाने के लिए, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर करने के लिए इस चीज़ का जो है इस प्रोग्राम को चलाया गया। और इस प्रोग्राम में दोपहर के भोजन का प्रावधान रखा गया। तो ये पूरा टारगेट किस बात पर है? ये टारगेट है कि हमारे देश के बच्चों को, जो कल को बड़े होंगे, इन्हें मानव पूंजी बनाने की तरफ बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? मानव पूंजी। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ये 2 टर्म ऐसे हैं जिसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज़न के शिकार होते हैं। इसमें थोड़ा सा लोग फंस से जाते हैं कि जीएनपी और जीडीपी क्या चीज़ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल घरेलू उत्पाद, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू? तो यहाँ आप लोग, चूँकि ये हिंदी में इसको यही कहेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लीजिए आप। एक राष्ट्र की पूरी उत्पादन क्षमता जो होती है, यानी एक राष्ट्र में जितना भी पैसा क्रिएट हो रहा है वो सब जीएनपी का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा है। जैसे अब चूंकि इसमें और फिर घरेलू उत्पाद में फ़र्क क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, उससे जो पूरा का पूरा आपके पास जो है पैसा जनरेट हो रहा है, जो चीज़ें फिनिश गुड बन के निकल रही हैं, बनी बनाई चीज़ें निकल रही हैं बन के, उनका आकलन सिर्फ आएगा सकल घरेलू उत्पाद में। जैसे इसमें फ़र्क क्या होता है कि आप जब सकल घरेलू उत्पाद में बाहर के भी उत्पाद जो हमारे देश में आ रहा हो, हमारे देश के लोगों द्वारा बनाया गया, जब इन दोनों को जोड़ देते हो आप, तो बनता है आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे मिसाल के तौर पर सकल घरेलू उत्पाद में वो चीज़ें आएंगी जो हमारे देश में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है या जो बन रहा है, यानी जो भी हम लोग उत्पादन कर पा रहे हैं, फिनिश गुड्स हमारे पास आ पा रहा है, चाहे सर्विस के मामले में हो, सेवा देने के एतबार से पैसा जनरेट हो रहा हो, या सामान के बनने से हो रहा हो, या खेती बाड़ी से हो रहा हो, या फल से हो रहा हो, या बागात से हो रहा हो, ये जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, ये चीज़ आएगी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन अगर हमने सकल घरेलू उत्पाद में उस चीज़ को जोड़ दिया जो पैसा हमारे यहाँ बाहर से आ रहा है, हमारे लोग भेज रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं हमारे देश के,
तो कोई गल्फ़ में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, कोई कनाडा में काम कर रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है। ये प्रवासी भारतीय जो होते हैं, ये वो लोग जो बाहर रह रहे होते हैं, ये अपने वतन में पैसा भेजते हैं, अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं, अपने दोस्त अहबाब को पैसा भेजते हैं। तो हिंदुस्तान में पैसा आता, तो वो पैसा जब आके हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ता है, जीडीपी में जुड़ता है, तो वो बनता है जीएनपी, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तो ये फ़र्क समझ लीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद के मायने ये है कि जो भी हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, वो सारा उत्पादन जो उसका इवैल्यूएशन होगा, जो उसका मनी बनेगा, पैसा जितना का बनेगा, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब इसमें हम उन दूसरे उत्पादों को भी, उन दूसरे इनकम को भी जोड़ देंगे जो बाहर से आ रहा है, जैसे कोई बाहर से पैसा कमा के भेज रहा है, या हमारे देश के कोई बड़े लोग हैं जिनकी मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर ऑपरेट कर रही हैं, उनसे जो इनकम हो रहा है वो आके हमारे इनकम में जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। तो ये बुनियादी फ़र्क है जीडीपी में और जीएनपी में। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है बात? ये सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें जब जोड़ देंगे बाहर के पैसे को, जो बाहर से इनकम आ रहा है, चाहे हमारे लोग बाहर रह के पैसा भेज रहे हो या हमारे यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर ऑपरेट करती हैं उनका पैसा यहाँ पर आ रहा हो एज ए प्रॉफिट, जब सबको जोड़ देंगे तो हम लोग बन जाएगा ये राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब चूंकि मसला ये कि आपके हिंदी में थोड़ा सा टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के होते हैं थोड़ा टफ होते हैं, तो उसमें साइमल्टेनियसली हम लोग जो है कुछ इंग्लिश के भी अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। अगला मामला है क्षेत्रक का। अब जाहिर सी बात है, जब उत्पाद की बात होगी तो क्षेत्रक की बात होगी। इसी क्षेत्रक को आपने सुना होगा सेक्टर कहते हैं, ठीक है, सेक्टर। अब सेक्टर में जो आप यहाँ देख रहे हो प्राथमिक, इसी को हम लोग प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ पर सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 जो है प्राथमिक सेक्टर, नंबर 2 द्वितीयक सेक्टर, और नंबर 3 ये द्वितीय जो है इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक जो है इसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब ये समझना क्या है, सबसे ज़्यादा लोग जो काम में लगे हुए हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, ये याद रखना है आपको। यानी प्राथमिक कार्य में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, सबसे अधिक लोग क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आपके खेती का मसला आता है। आप जानते हो हमारा देश जो है आज भी खेती प्रधान है। इसी में मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गाय भैंस पालना, पशुपालन, इसी में आपके जो है जो बागात हैं जिसको ऑर्चरी कहते हैं, बागीचा कहते हैं, इन सब का मामला आपके आता है इसमें क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी का मामला, मत्स्य पालन का मामला, मछली पालन का मामला, आपके पशुपालन का मामला, आपके बागात का मामला, ये जितने जो है नेचुरल तरीके से चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को, इसको जो है प्राथमिक सेक्टर को या प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, यानी कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं इसको। एग्रीकल्चर सेक्टर से मतलब है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी यहाँ पर खेती बाड़ी वाली चीज़ों को लेकर ही ज़्यादा ये होता है। तो एक तो ये है। अब यहाँ पर देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो आपको समझना है, जो आपको जहन रखना है, जो आपको नहीं भूलना है, वो ये कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में जिस क्षेत्रक में काम करते हैं वो है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारे देश में आता है, ठीक है, हमारे सरकार को जाता है, वो आता है टर्शियरी सेक्टर से, तृतीयक क्षेत्रक से।
तो अब ये तीनों सेक्टर्स हैं क्या, ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, कि इसमें सबसे अधिक लोग होते हैं काम करने वाले। इसको एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसी में एक बात और समझने वाली है, वो ये कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पर सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर 2 पर जो इसमें आएगा वो आएगा आपके सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में या द्वितीयक क्षेत्रक जो है, इसमें क्या चीज़ है? देखिए, क्षेत्रक सेक्टर को कहते हैं। इसमें जब प्रोसेसिंग की बात आएगी, ठीक है, तो वो द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। जैसे आप इंडस्ट्री का मामला आए, कारखाना आए, कल कारखाना आए, मिल हो, ये सारी चीज़ जो बनने बनाने का मामला होते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक को इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्रक भी कह सकते हो आप। औद्योगिक क्षेत्रक, कोई बात समझ रही कर रहा हूं मैं? औद्योगिक क्षेत्रक। तीसरा सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर में याद ये रखना है कि सबसे ज़्यादा इनकम सरकार को या देश को सबसे ज़्यादा इनकम, सबसे ज़्यादा आपके आमदनी वो इसी सेक्टर से होता है, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं। सबसे ज़्यादा आमदनी इस सेक्टर से होता है, टर्शरी सेक्टर से। तो इस सेक्टर को याद रखना है। टर्शरी, इसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। आप जानते हो खेती बाड़ी हेन तेन में सबसे लोग हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो यहाँ से आता है, टर्शरी सेक्टर से। अब टर्शरी सेक्टर को और क्या कहते हैं? इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक। अब इसमें क्या आएगा? सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। टीचर्स का मामला इसमें आ जाएगा, डॉक्टर्स का मामला इसमें आ जाएगा, इंजीनियर्स का मामला इसमें आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का मामला इसमें आ जाएगा, रेल है, प्लेन है, सारी चीज़ें आपके जो है क्षेत्र के एतबार से जो उनकी सेवा, यानी सेवा क्षेत्र है ये। अब सेवा जहाँ जहाँ भी है, जिस जिस रूप में भी है, सब इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अब पढ़ाई का मामला है, टीचिंग का मामला है, टीचिंग भी टर्शरी सेक्टर में आता है। मेडिकल का मामला है, टर्शरी सेक्टर में आता है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, जितने मतलब सर्विस देने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको आप यातायात की सुविधाएं कहते हो, वाहन आना जाना, ड्राइवर है, तमाम लोग, ट्रेन है, एरोप्लेन है, फेरीज़ हैं, जहाज़ है, पानी की जहाज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन है, ठीक है। तो ये सेक्टर समझ गए आप? प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक को एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। जो सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्रक है, इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो यहाँ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा देश को आमदनी जो होता है वो यहाँ से होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर लिखा है बेरोज़गारी के बारे में। आप जानते हो हमारा देश जो है बेरोज़गारी के इस टाइम बिल्कुल निचले पायदान पहुँचा हुआ है। 40 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर इस टाइम हमारे देश में चल रहा है। और बेरोज़गारी का आलम क्या है, या आप अपने आसपास पड़ोस में भी देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो किस तरह लोग परेशान हैं रोज़गार को लेकर। जो रोज़गार थे भी वो छिन गए,
उस पर से ये महामारी का मामला, ये जो अभी आपके कोविड का चल रहा है, इसके चक्कर में और भी लोग बेरोज़गार हुए बेचारे। तो काफ़ी बेरोज़गारी का मामला एक भयावह रूप जो कहते हैं हम लोग, एक भयानक शक्ल ले चुका है। और अब बेरोज़गारी का देखिए नुकसान क्या होता है, एक बात हमेशा देखिएगा, जब बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है कि इसका डायरेक्ट नुकसान हर क्षेत्र पर पड़ेगा। जैसे जब इंसान बेरोज़गार होगा तो उसके पास क्रय शक्ति उसकी कम हो जाएगी। जब उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो जाएगी, वो सामान कम खरीदेगा। जब सामान नहीं खरीदेगा तो सामान जहाँ बन रहा है, अब वो उस सामान की जब डिमांड नहीं होगी तो सामान नहीं बनेगा। जब सामान नहीं बनेगा तो जो बनाने वाले थे फिर उनकी छटनी होगी। तो बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है जो कई सेक्टर्स में, कई क्षेत्रक में ये जो है जाके डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर देती है। और अगर इंसान के पास रोज़गार हो, पैसा हो, तो फिर कई सारे क्षेत्रक में लोगों का जो है वो आपको फिर वो मिलता है, उसको बूस्ट मिलता है। तो इसमें जो है ना, आपको ये मैं समझा रहा था कि बेरोज़गारी का जो मामला है ये बड़ा डेंजरस होता है। ये कई तरह से फिर कंट्री को डैमेज करता है। एक तो बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक बड़ा सबसे ख़तरनाक मामला जो आएगा वो ये आएगा कि देश में क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि एक इंसान के पास अगर बहुत कुछ दिख रहा है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जो भूखे मर रहा है, जो प्यासे मर रहा है, वो फिर लूटपाट भी कर सकता है। अभी आपने देखा कि जो ये प्रवासी हमारे जो मजदूर बेचारे हमारे मारे फिर रहे थे सड़कों पर, गलियों में, ये किस तरह से कई जगहों पर ये वीडियोज़ आए कि उन लोगों ने ट्रेन से उतरे, ट्रेन में हैं लोग, स्टेशनों पर खाने का सामान लूट लिया, कहीं पर ठेले पर सामान लूट लिया। ये उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों ने जो काम किया है, ये हमदर्दी के लायक लोग हैं। ये इसलिए कि बेचारे इतने परेशान हैं, वो क्या करें। अल्टीमेटली ये बेरोज़गारी का जो मामला है और जिस तरह के मामला बने हुए हैं कंट्री में, सरकार जो पैसा लेके और अपना दबा के रखी हुई है बेचारी, ये देखिएगा ये दिक्कत पैदा कर देगा देश में। इसलिए दिक्कत पैदा कर देगा कि अगर लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा तो फिर क्राइम को आप रोक नहीं पाएंगे। हर इंसान सम्मान के साथ जीना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो जो है इज़्ज़त के साथ जिए, लेकिन हर इंसान जीना भी चाहता है। अगर उसे जब ये दिख जाएगा कि हम इज़्ज़त के साथ नहीं जी सकते, हमें तो चोरी करनी पड़ेगी वरना हम मर जाएंगे, तो मरने से पहले वो लूटेगा, लूट खसोट करेगा, ये करेगा। जब ये करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसा करना चालू कर दे तो फिर आप जो है पॉलिसिंग सिस्टम से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये पुलिस का मसला सिर्फ नहीं होगा, ये एक सोशल इशू हो जाएगा, ये सामाजिक मामला हो जाएगा। और पुलिस असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए चीज़ों के लिए बनी होती है, असामाजिक तत्वों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस होती है। सामाजिक मुद्दे जो होते हैं वो समाज ही तय करती है। इसलिए बेरोज़गारी बड़ा ख़तरनाक है। अब आइए बेरोज़गारी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह की होती है। एक तो देखिए बेरोज़गारी मौसमी होती है। मौसमी मतलब यहाँ पर मौसमी फल नहीं खाना है, ठीक है। यहाँ मौसमी से मतलब मौसम का है, सीज़न का है, सीज़न के एतबार से बेरोज़गारी। आप जानते हो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं बेचारे, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम करते हैं। बारिश का महीना चालू हो गया, बारिश के महीने में अब जाहिर सी बात है इन्हें तो कोई काम मिलता नहीं है, तो उसमें ही वो एक तरह से बेरोज़गार हो जाते हैं। उसी तरीके से सीज़न के एतबार से जो लोग बेचने वाले हैं, मान लो बहुत सारे लोग आइसक्रीम बेचने वाले हैं, ठंड का सीज़न आया अब उनका आइसक्रीम नहीं बिकता है। बहुत सारे लोग अंडे बेचते हैं ठंडों के दिनों में, गर्मी के दिन आया अब उसमें वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा किसान भी इसका शिकार होता है, ठीक है। खेती कर दिया, उसने बीज डाल दिया, अब वो 4 महीने 3 महीने तक बैठा हुआ है, सिवाय इसके कि पानी डाल देने का उसको काम ही नहीं है। तो ये मौसमी बेरोज़गारी के शिकार कौन लोग हैं ये समझ लिए। मौसमी बेरोज़गारी के शिकार सबसे ज़्यादा शहर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, निर्माण क्षेत्र में जो है, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में निर्माण क्षेत्र के मजदूर जो हैं वो सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोज़गारी के शिकार। तो याद ये रखना है कि मौसमी बेरोज़गारी के शिकार सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, तो वो निर्माण क्षेत्र के मजदूर हैं, शहरों में होते हैं वो ज़्यादातर। दूसरी बात प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ये प्रच्छन्न के मतलब डिस्गाइज, छुपा हुआ, दिखता नहीं है। जैसे एक खेत है, ये खेत मान लीजिए 1 एकड़ है, ठीक है।
इस 1 एकड़ खेत पर 2 लोग अगर काम करें तो काफ़ी हैं, 2 लोगों के काम करने का है। लेकिन जिस फैमिली का है 1 एकड़ खेत, उस फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग इस पर काम कर रहे हैं। बस पर ये जो बाहर का इंसान देखेगा वो समझेगा अरे बाप रे, तो 5 लोग बेरोजगार में हैं। लेकिन सच बात यह है कि सिर्फ 2 लोग रोजगार में हैं, 3 लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। क्या है? 3 लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। तो अब ये 3 जो बेरोजगारी के शिकार हैं, इनको कहा जाएगा कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर काम तो सिर्फ 2 लोगों का है, काम सिर्फ 2 लोगों का है, लेकिन काम यहां पर कर रहे हैं 5 लोग, जबकि यहां करने चाहिए सिर्फ 2 लोग काम। तो 5 जब करो, 3 तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। तो ये 3 दिख नहीं रहे बेरोजगार आपको, लेकिन ये है बेसिकली बेरोजगार। इसी को कहते हैं डिसगाइज, छुपा हुआ, प्रच्छन्न। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मामला ये है। आपको समझ आई बात? इसको कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब अगली बात, शिक्षित बेरोजगारी क्या चीज़ है भैया? शिक्षित बेरोजगारी ये है कि किसी के पास डिग्री हो, सपोज कर लीजिए मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, और वो काम कर रहा हो चपरासी का। तो चपरासी का जो काम है, जो उसके लिए डिग्री चाहिए, वो तो बहुत होता 8th क्लास का होना चाहिए, या कहीं कहीं होगा तो 10th का होगा, यही होगा ना, इसी वजह से चपरासी बनेगा वो। लेकिन एक आदमी मास्टर्स किया हुआ है, एमए है, MBA है, चाहे आपके MCOM है, चाहे MSc है, और वो बना हुआ चपरासी, तो दिखने में तो वो रोज़गार वाला दिख रहा है कि बरसरे रोज़गार है, लेकिन वो रोज़गार में है नहीं। वो आदमी जो है, जो आपको रोज़गार में दिख रहा है, वो बेसिकली बेरोज़गारी का शिकार है। कैसे है? शिक्षित बेरोज़गारी का शिकार है। डिग्री उसके पास मास्टर्स है, काम वो बड़े उसके लिए होना चाहिए उसका, और काम वो चपरासी कर रहा है। या किसी कोई नौकरी है जो 12th बेसिस पर हो, 12th क्लास के बेसिस पर, और इस पर काम करने वाला ग्रेजुएशन वाला काम कर रहा हो, तो दिखेगा तो रोज़गार वो, लेकिन रोज़गार से होते हुए भी शिक्षित बेरोज़गारी का शिकार है। जैसे कोई PhD किया हुआ है और PhD करके उसको स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, तो बजाते दिखने में तो ये जो है आपके रोज़गार से है, लेकिन रोज़गार से नहीं, शिक्षित बेरोज़गारी का शिकार है। इसी को शिक्षित बेरोज़गारी कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, और इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, अगर इन चीज़ों का आप जहन में रखोगे और इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ लोगे अगर आप, तो इंशाल्लाह, इसको किताब में भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह रहमान आपको दिक्कत नहीं होगी, और इससे जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवाल को आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ाया है, जो बताया आपको, जो समझाया है, इसको समझने के बाद, देखने के बाद, एक दफ़ा सुन लेने के बाद अपनी किताब से एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप सुनते हो हमारी बातों को और हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझा चुके होते हैं, लेकिन जब जाके उन्हीं चीज़ों को आप अपने किताब में पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह रहमान वो आपकी और मजबूत हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, तो उससे आपको जो है फिर फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको, इस फाइल को देखने के बाद आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको अपने किताब के एतबार से पढ़ लीजिएगा। जितनी चीज़ें हमने बताई हैं आपको, अगर इतना भी आप अपने जहन में रखोगे तो इंशाअल्लाह रहमान ये आपको दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है आपका, वो छोटा छोटा चैप्टर है। मैं एक एक चैप्टर को एक एक क्लासेस में इसको ख़त्म करूँगा, तो 5-6 चैप्टर आपके हैं, 7 चैप्टर वो 7-8 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगी, और बकिया फिर जो है अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब कल से इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो सिविक्स का ज़रा सेगमेंट ख़त्म कर दें कल, तो फिर जो है आपके हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स चलाएंगे, और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जब यहाँ फिनिश कर लेंगे हम, तो फिर जो है उसके बाद आपके जो है लेके ज्योग्राफी को उसके साथ साथ आएंगे। तो ये साथ साथ हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो है इस पूरे सेगमेंट को हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।
और मेहनत से पढ़ें ताकि इंशाअल्लाह रहमान आप सिलेक्शन वाले बन पाएँ। और हमारी तो आपके लिए यही दुआ है कि आप जो है सिलेक्शन जो है आपका इंशाअल्लाह हो। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है आप इसको इस पूरे चीज़ों को जो हमने आपको बताई है इसको अपने जहन में रखिए। और लेकिन फिर एक बात बता दूं आपको मैं, अपने किताब के हवाले से बुक को में एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए आप, लेकिन किताब के हवाले से एक दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दफ़ा किताब से पढ़ लोगे तो ये चीज़ें और भी आपके जहन में चढ़ जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर इंशाअल्लाह आपको दिक्कत आपको नहीं होगी। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत ख्याल रखें और मेहनत से पढ़ें, अपने सेहत का ख्याल रखें ताकि इंशाअल्लाह जो है आप फिट फाट रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।